तो 8 वर्ण वाली बात कंप्लीट। अब आते हैं हम 11 वर्ण वाले छंदों की ओर। सुनो, छंद के दृष्टिकोण से आपने प्रत्येक पाद में यदि 11 वर्ण देखे, इधर देखो, यदि किसी भी श्लोक के प्रसंग में यदि 11 वर्ण हो तो इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और उपजाति, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और उपजाति, इन तीन में से कोई एक छंद होगा। सुनो कैसे पहचानोगे? जिस किसी श्लोक में 11 वर्ण आ गए, 11 वर्ण आ गए तो आपको छंद केवल 3 हो सकते हैं। आप कैसे पहचानोगे? इंद्र वज्रा पे लघु गुरु लगाओ, ई लघु है ना, लेकिन आगे नैद्रय का संयोग आ गया, इसका मतलब क्या हो गया? गुरु। और उपेंद्र वज्रा में उ है, उ लघु है, आगे कोई संयोग भी नहीं है, तो ये लघु। यदि जिस श्लोक के अंदर प्रत्येक पाद में 11 वर्ण हो और पहला पहला वर्ण सब जगह गुरु हो तो वहां पे इंद्र वज्रा छंद होगा। पहला पहला वर्ण यदि लघु हो तो वहां पे उपेंद्र वज्रा होगा। और यदि इनका किसी भी रूप में मिक्स हो जाए, किसी भी तरह से मिक्स हो जाए, एक पाद में लघु था, एक में गुरु था, फिर दूसरे में गुरु आ गया, किसी में लघु आ गया, तो वहां पर आपको उपजाति छंद रखना होगा। मतलब क्या हुआ? 11 वर्ण वाले छंद में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। चारों पादों का पहला पहला वर्ण चेक करो। यदि पहला पहला वर्ण सभी में गुरु है तो इंद्र वज्रा, सभी में पहला वर्ण लघु है तो उपेंद्र वज्रा। नाम से याद रखो, इंद्र में पहला एस आ गया, उपेंद्र वज्रा में पहला लघु आ गया। जब तो ये हो गया, और यदि वो मिक्स हो गया तो फिर वहां पर आपको उपजाति छंद रखना होगा। जैसे आप इंद्र वज्रा का उदाहरण देखो, अर्थो ही कन्या परकीय एव तामध्य संप्रेष्य परिगृहीतुहु जातो ममायम विशदः प्रकामम प्रत्यर्पितन्यास इवांतरात्मा। अब पहला पहला वर्ण चेक करो। अर्थोई में देखो, अर्थों में ए था ना, ए लघु था, लेकिन आगे देखो रे और थे का संयोग मिल गया, इसका मतलब गुरु हो गया, तो ए के नीचे एस लगा लो। ऐसे ही देखो ता में भी देखो, ता में क्या है? आ है ना, आ है तो ये भी क्या हो गया? एस हो गया। ऐसे देखो तीसरा जा के अंदर भी आ है ना, तो ये भी क्या हो गया? एस हो गया। और प्रे को चेक करो, प्रे के अंदर क्या है? वैसे तो ए था, लेकिन आगे तय और ये का संयोग मिल गया, एस। मतलब ये हुआ चारों पादों का पहला पहला वर्ण था ना, ए भी एस, ता भी एस, जा भी एस और प्रे भी एस। चारों पादों का पहला पहला शब्द, चारों जगह एस आ गया। इसका मतलब यहां पे छंद कौन सा है? इंद्र वज्रा। लेकिन आगे वाले उदाहरण पे आओ, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। अब यहां पर देखो त्व में ए है ना, लेकिन संयोग तो पहले कोई काम का नहीं है, तो त्व में ए भी लघु, चारों जगह त्व था ना, लघु लघु है, चारों के चारों लघु आए, तो वहां पे छंद कौन सा हो गया? उपेंद्र वज्रा। मतलब ये हुआ 11 वर्ण वाले छंद। पहले तो वर्णों को भी काउंट कर सकते हैं, तो अमेव में काउंट करो, व में व, मा ता च, पी ता व में व, 11 वर्ण है। ऐसे दूसरे पाद में भी 11 होंगे, तीसरे में भी 11 होंगे और चौथे में भी 11 होंगे। ठीक इसी प्रकार से उधर भी अर्थोई कन्या को भी काउंट कर लो एक बार, ए थो ही क या प र की य ए व, कितने हो गए? 11 है। 11 वर्ण है, लेकिन चारों में पहला गुरु था तो इंद्र वज्रा, चारों में पहला लघु था तो उपेंद्र वज्रा। लेकिन पांचवें छंद में श्लोक देखो, ये सामने विद्या वाला, देखो इसको चेक करो, ये सामने विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म है ते मर्त्य लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। अब इसमें देखो ये तो क्या हो जाएगा? एस, लेकिन ज्ञा भी क्या हो जाएगा? एस। और ते भी क्या हो गया? एस, लेकिन मैं आई। अब देखो मिक्स हो गया ना। यदि ये चारों के चारों गुरु होते तो इंद्र वज्रा हो जाता, चारों के चारों लघु होते तो उपेंद्र वज्रा हो जाता, लेकिन ये मिक्स हो गया। मिक्स होते ही वो कौन सा छंद हो जाएगा? उपजाति। मतलब ये हुआ
11 वर्ण का कोई भी छंद आए तो आपको 3 छंद याद रखने होंगे, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति। और नाम में पूरा भाव छिपा हुआ है। इधर देखो, ई लघु गुरु अन स्टार्टिंग में, उपेंद्र वज्रा में उ लघु है, तो दोनों का मिक्स, दोनों अलग अलग, ये सारे दीर्घ हैं, ये सारे लघु हैं। लिखो नंबर 3। यदि श्लोक के प्रत्येक पाद में, यदि श्लोक के प्रत्येक पाद में यदि श्लोक के प्रत्येक पाद में 11 वर्ण हों, यदि श्लोक के प्रत्येक पाद में 11 वर्ण हों, 11 वर्ण हों, तो इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा या उपजाति छंद होगा। तो इंद्र वज्रा कोमा उपेंद्र वज्रा या उपजाति छंद होगा। मतलब तीनों में से कोई हो सकता है। तो 11 वर्ण में केवल 3 होंगे, 11 के अलावा, और 3 के अलावा कोई भी नहीं है 11 में। अब यदि चारों पादों में पहला गुरु है तो इंद्र वज्रा, पहला लघु है तो उपेंद्र वज्रा, और दोनों का मिश्रण है तो उपजाति। ठीक है, 11 वर्ण वाले छंदों में इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और उपजाति 3 छंदों की गणना की जाती है। यदि 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 चारों पादों का प्रथम वर्ण, यदि चारों पादों का प्रथम वर्ण, चारों पादों का प्रथम वर्ण गुरु हो, गुरु हो, चारों पादों का प्रथम वर्ण गुरु हो, तो इंद्र वज्रा छंद होगा। इंद्र वज्रा छंद होगा। ठीक है, इंद्र वज्रा में ई से याद रखना, ई गुरु है ना यहां पर, तो चारों के चारों पादों में यदि पहला पहला वर्ण यदि गुरु है तो इंद्र वज्रा। नेक्स्ट लाइन से, यदि चारों पादों में प्रथम वर्ण, यदि चारों पादों में प्रथम वर्ण लघु हो, प्रथम वर्ण लघु हो, चारों पादों में प्रथम वर्ण लघु हो, तो उपेंद्र वज्रा छंद होगा। उपेंद्र वज्रा छंद होगा। ठीक है, चारों गुरु हुए तो इंद्र वज्रा और चारों लघु हुए तो उपेंद्र वज्रा। नेक्स्ट लाइन से, यदि चारों पादों में प्रथम वर्ण लघु या गुरु अलग अलग हों, लघु या गुरु अलग अलग हों, तो वहां उपजाति छंद होगा। तो वहां उपजाति छंद होगा। तो वहां उपजाति छंद होगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ, चारों में यदि अलग अलग हुआ तो वहां पे कौन सा छंद हो जाएगा, उपजाति छंद हो जाएगा। तो ये आपके पास सामान्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो 11 वर्ण वाली बात आ गई। अब सुनो, मैं 11 वर्ण वाले छंदों में कुछ एक बात विशेष और बताना चाहता हूं, क्योंकि आपकी जो सुक्ति पूछी गई है 8 वर्ण वाली भी अभी तक पूछी जा चुकी है, 11 वर्ण वाली भी पूछी जा चुकी है, और 12 वर्ण वाली भी पूछी जा चुकी है। तो मैं 11 और 12 वर्ण तक तो पूरा प्रक्रिया डिटेल से देखेंगे, बाद में तो केवल वर्णों को काउंट मात्र करना है। चलो 11 वर्ण वाले छंद की बात करते हैं। सबसे पहले इंद्र वज्रा को देखो आप। इंद्र वज्रा का जो लक्षण दिया हुआ है देखो एक बार, स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौ गह, ये इंद्र वज्रा का सांचा है। सुनो इधर एक बार देखिए, स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौ गह, 11 वर्ण तो होंगे, लेकिन वो कैसे कैसे होंगे,
इसके ऊपर आपको लघु गुरु बोलना है। स के ऊपर कुछ नहीं लगेगा, आ के ऊपर लगेगा। आ क्या है? एस। दी में ई है, ई छोटा है लेकिन आगे न दे रह का संयोग आ गया एस। द्र में ए है, ए के आगे संयोग नहीं है आई। व में ए था लेकिन आगे जय का संयोग मिल गया एस। ज्रा में एस, य में आई, दी में आई, तव में एस, जय में आई, गौ में एस और अंत में एस। देखो एस एस आई, चेक करो उधर से, एस एस आई कौन सा गण है? तगण। ऐसे देखो एस एस आई कौन सा गण हो गया? तगण। आई एस आई, आई एस आई कौन सा हो गया? जगण। और एस एस तीन का गण नहीं हुआ ना, इसका मतलब ये भी गुरु और ये भी गुरु। इंद्र वज्रा छंद में जो 11 वर्ण होंगे ना, वो 11 वर्ण तगण तगण जगण और अंत में 2 गुरु के रूप में होंगे। यदि स्याद इंद्र वज्रा, वहां पे इंद्र वज्रा छंद होगा। यदि तौ, जैसे राम है से रामऊ, ऐसे तौ, तौ का मतलब क्या हो गया? 2 तय, 2 तगण, जय जगण, गौ गह, एक गुरु एक गुरु, मतलब इस रूप में होंगे। मैं ये क्यों बता रहा हूं? जैसे एक आपके कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछा गया सुक्ति का प्रसंग, और वहां पे आया सर्वे गुणाः डैश डैश लगा करके आ गया आश्रयंती, सर्वे गुणाः आश्रयंती। अब यहां पे ऑप्शन आ गया कांचनम, दूसरा आया धनम, तीसरा आया विद्याम, और चौथा मान लो ऐसा ही कोई सुवर्णम, मान लो ऐसा आ गया। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिया हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि 8 वाला तो नहीं है, क्योंकि 8 का होता तो रिक्त स्थान थोड़ी आता। 8 दिए हुए हैं, इसका मतलब 8 के आगामी स्टेज कौन सी है? 11 है। तो या तो 11 होगी या फिर 12 होगी। लेकिन आप देखो ऑप्शन में 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2, या तो 2 वाले दिए हुए हैं या 3 वाले दिए हुए हैं। मतलब ये हुआ या तो वो 10 का होता या फिर वो 11 का होता, लेकिन 10 का तो कोई छंद है ही नहीं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 और 3 तो आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि 8 दिए हुए हैं और 2 वर्ण वाले ये आ गए, तो 10 वाला तो कोई छंद है ही नहीं। तो इसका मतलब दूसरा और तीसरा तो आंसर नहीं होगा। अब हमारे पास कांचन सुवर्ण, अब दोनों का अर्थ एक ही है। सुवर्ण कह दो चाहे कांचन कह दो, धन का अर्थ है, मतलब सारे के सारे गुण धन को आश्रित करके हैं। अब धन का मतलब भी वही धन था, लेकिन अधिकांश लोगों ने इसमें आंसर कर दिया विद्याम। वो सोचते हैं कि सारे के सारे गुण किस में है? विद्या में। लेकिन आपको आपका लॉजिक नहीं लगाना, आपको छंद के अनुसार चलना होगा। अब समस्या ये हो गई कि हम कौन सा करें। अब ये 11 वर्ण वाला है, और देखो इसमें पहला पहला सर्वे ऐसा हो गया ना, लघु के आगे रवे का संयोग आ गया। इसका मतलब ये कहां का है? इंद्र वज्रा का है। और इंद्र वज्रा में आपको बताया तगण तगण जगण, आई एस आई, सॉरी एस एस आई, एस एस आई, आई एस आई और अंत में एस एस। लास्ट में तो लघु था, लेकिन आवश्यकता से क्या कर लिया? गुरु। अब हमारे पास ये 1 2 3 4 स्टार्टिंग के 4 तो दिए हुए हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? हमारा जो आंसर होगा वो किस रूप में आएगा? एस आई आई। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, दोनों को लगा के चेक कर लो। चूंकि मैं हलंत है, मैं में आ मिल जाएगा। चलो पहला ऑप्शन रखते हैं, मैं को आ मिला करके, और रूप हो गया कांचन माश्रयंती, मैं में आ मिल गया। अब देखो का को चेक करो, का के ऊपर एस आ गया ना, मतलब सही है। च के ऊपर आई आ गया, मतलब सही है। न के ऊपर आई आ गया, इसका मतलब सही है। ये फिट हो गया, पूरा फिट हो गया ना, इसका मतलब आपका आंसर यही होगा। फिर आप ये कहो कि मैं ये क्यों करूं, सुवर्ण भी तो कर सकता हूं। चलो कोई बात नहीं, वैसे ही मिला दो सुवर्ण को भी, सुवर्णम आश्रयंती। अब आपने लघु गुरु चेक किया, सु तो लघु था ना, एस कैसे आ सकता है?
वह के आगे रहने का संयोग आ गया तो ये तो गुरु हो जाना चाहिए था, ये भी गलत आ गया। रहना तो यद्यपि सही था, लेकिन ये दो गलत आ गए। एक भी गलत आ जाएगा इसका मतलब वो फिट नहीं हो रहा, इसलिए सुवर्ण वाला आंसर यहां पर नहीं माना जाएगा। इसलिए 11 वर्ण वाले छंद में आप छंद का लक्षण भी याद रख लें तो आपकी सुक्ति का काम हो सकता है। ये मैंने उदाहरण दिया आपको, आपके विगत परीक्षा में पूछा हुआ है उसके आधार पर। तो इंद्र वज्रा में क्या होगा, स्यादिंद्र वज्रा यदि तऊ जगऊ गह। तो इंद्र वज्रा छंद कब कब होगा, तऊ जगऊ गह, तगण तगण जगण गौ और अंत में दो गुरु। तो आपको जो यहाँ पे कॉपी में नोट्स के अंदर लिखा हुआ है स्यादिंद्र वज्रा यदि तऊ जगऊ गह, इसी के ऊपर ये लघु गुरु व्यवस्था लगा लो। या के ऊपर क्या आ जाएगा, एस, दी के ऊपर एस, द्र के ऊपर आई, वै के ऊपर एस, इसके ऊपर लिख लो, स्यादिंद्र वज्रा के ऊपर जगह छोड़ रखी है ना खाली, उसी में वै के ऊपर एस, जा के ऊपर एस, य के ऊपर आई, दी के ऊपर आई, तव के ऊपर एस, जय के ऊपर आई, गौ के ऊपर एस और गह के ऊपर एस। ठीक है, और ऐसे तीन तीन का समुदाय कर लो, एस एस आई को ऊपर कवर करके तय लिख लो, तगण, तीन तीन का ग्रुपिंग कर लो स्टार्टिंग से, एस एस आई तगण, एस एस आई तगण, आई एस आई जगण और अंत में दो क्या है, गुरु। तीन तीन की ग्रुपिंग कर लीजिएगा, स्टार्टिंग से प्रारंभ करें। ठीक है, अब इसका नीचे लिखा हुआ है देखो, इसके इस छंद के प्रत्येक पाद में 11 वर्ण होते हैं और ये वर्ण किस रूप में होंगे, क्रमशः तगण तगण जगण और दो गुरु के रूप में होते हैं। तो ये लक्षण आपको कब काम आएगा, जब ऐसी कोई सुक्ति का प्रसंग आ जाए ना। तो एक तो वर्णों की काउंटिंग का तरीका हो गया, तो काउंटिंग से भी आपकी संभावना के आंसर आ जाए, लेकिन जैसे मैंने काउंटिंग के आधार पर बताया दो आंसर बैठ रहे थे आपके तीन तीन वर्ण वाले, तो फिर आप लघु गुरु को चेक करके ऐसी कोई सुक्ति जो जिंदगी में आपने कभी देखी नहीं, जिसका अर्थ आपको समझ में नहीं आ रहा, उस आपके जो दो या एक ऑप्शन बच जाए या तीन ऑप्शन बच जाए, उनको फिट करके आप लघु गुरु व्यवस्था को चेक करेंगे तो आपका आंसर वहां पर बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास कौन सा छंद आ गया, इंद्र वज्रा, जिसके प्रत्येक पाद में कितने थे, 11 वर्ण। अब ऐसे ही 11 वर्ण का ही है उपेंद्र वज्रा, इसको भी देख लो आप। देखो, उपेंद्र वज्रा जतजास ततो गौ, उपेंद्र वज्रा जतजास ततो गौ। एक बार देखो इधर लघु गुरु व्यवस्था लगाओ, आप उधर कॉपी में लगाएंगे, मैं इधर लिख रहा हूं। जैसे ऊ के ऊपर क्या आएगा, आई, बोलना सभी को है, ऊ के ऊपर आई, पे के ऊपर एस, द्र के ऊपर आई आएगा, क्योंकि द्र के बाद में ए है ना, ये दर का संयोग ए के काम का नहीं है, ए तो बाद में है। मैंने क्या बताया था, स्वर के आगे नजर रखो, अपने आप को स्वर की जगह स्थापित करके। अब वह में क्या आएगा, वैसे तो आई दिख रहा था, लेकिन आगे देखो जय और रे का संयोग आ गया तो क्या हो गया, एस, जरा के ऊपर एस, जय के ऊपर आई, तय के ऊपर आई, जा के ऊपर एस, तय के ऊपर आई, तो के ऊपर एस, गौ के ऊपर एस लगाओ। वही सेम उसी तरह से पहले की तरह आप गण व्यवस्था कर लो, तीन तीन को ग्रुपिंग करते हुए। बताओ, आई एस आई क्या होगा, जगण, एस एस आई तगण, आई एस आई जगण और अंत में दो गुरु। एक चीज चेक करो, इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा में अंतर क्या है, केवल पहले पहले वर्ण का अंतर है। बाकी देखो इधर एस था, इधर आई है, बाकी तो एस आई एस आई, एस एस आई एस एस आई, आई एस आई आई एस आई, एस 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 एस। मतलब इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा में केवल पहले वर्ण का अंतर है। इंद्र वज्रा में पहला गुरु था और दूसरा इसमें क्या हो जाएगा, लघु। तो दोनों में से आपको एक भी लक्षण याद हो जाए ना तो आपका पूरा का पूरा काम हो जाएगा। जैसे मान लो परीक्षा में आपको यही सुक्ति आ गई, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, मान लो ये आ गया, त्वमेव बंधुश्च और डैश डैश देकर के क्या दे दिया, त्वमेव। अब आपने देखा 1 2 3 4 5 6
7 8 9 9 दिए हुए हैं। इसका मतलब जो भी आंसर आएगा, यदि इंद्र वज्रा का है तो 2 वर्ण का आएगा, और यदि आगे का प्रसंग रहेगा तो अलग वर्ण होंगे। 12 वर्ण का होगा तो 3 आने चाहिए थे। चलो 2 के हिसाब से चेक करें तो लघु गुरु व्यवस्था लगाओ, आई एस आई, एस एस आई, और लास्ट में आई एस। वैसे आई था लेकिन पाद के अंत में आवश्यकता के हिसाब से क्या कर लेंगे, एस। अब देखो 3 3 और हमें 3 का चाहिए, तो मतलब हमें ऐसा चाहिए आई एस आई, एस एस आई, आई एस आई। ऐसा आंसर चाहिए जिसमें पहला तो लघु हो और दूसरा गुरु। जैसे देखो सखा, सखा, सखा में पहला क्या है, लघु, और दूसरा क्या है, गुरु। तो यहां पे आंसर क्या हो गया, सखा। तो ऐसे अब मान लो सखा की जगह यहां पे मित्र होता, मतलब ऑप्शन दे देता कि त्वमेव बंधुश्च मित्रम त्वमेव, ऐसा ऑप्शन दे देता, तो मित्रम को आंसर नहीं मान सकते थे। क्यों नहीं मानते, मित्र में मी भी ऐसा हो गया क्योंकि आगे त्रय का संयोग है, और त्रय तो ऐसा ही, हमें तो क्या चाहिए, आई एस वाला, ये तो क्या हो गया, एस एस वाला। मतलब ये हुआ कम से कम आप ये 11 वर्ण वाले छंद तक तो आपको लक्षण भी याद हो जाए, और आप एक लक्षण याद कर लेंगे तो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सीधे तौर पर इसमें इतना उलझने की आवश्यकता नहीं है। यदि शुक्ति सीधे तौर पर आती है जब तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी नहीं। छंद के दृष्टिकोण से 11 वर्ण वाले छंदों में 3 छंद होंगे, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और उपजाति। इसी प्रकार से हम आते हैं आगामी प्रसंगों की ओर। आगामी प्रसंगों में हमारे पास जो सूत्र आता है, प्रसंग आता है छंद का, वो प्रसंग है 12 वर्ण वाले। 12 वर्ण वाले छंद भी 3 छंद हैं। कौन कौन से हैं, सुनो। यहां पर 12 वर्ण वाले छंदों में एक तो है वंशस्थ, ठीक है, एक है भुजंग प्रयात, और एक है द्रुत विलंबित। सुनो, अब इसको कैसे याद रखेंगे, आपको लक्षणों में उलझने की आवश्यकता नहीं होगी विशेष। देखो इधर वंशस्थ में आप ऐसे याद रखें, आईएसआई मार्क का वंश, हमारा वंश ऐसा है जो कि आईएसआई मार्क का है, नंबर 1। नंबर 2, अब ये सीधे ट्रिक है, भुजंग, भुजंग का मतलब होता है सर्प। भुजंग का मतलब क्या होता है, सर्प। सर्प कैसा होता है, ऐसे तो आगे मुंह, आई एस एस, या फिर ऐसे भी याद नहीं हो तो भुजंग पे लगा लेना, भू आई, जय आगे संयोग आ गया ना एस, गय आगे संयोग आ गया एस। मतलब ये हुआ, या तो आप ऐसे सांप की तरह याद रख लो, नाम ही क्या है, भुजंग प्रयात, सर्प की गति, या तो आई एस एस ऐसे याद हो जाएगा, अन्यथा भुजंग प्रयात पे लगा के देख लो, आई एस एस। देखो दोबारा देखो, भू में आई, जय में एस हो गया क्योंकि संयोग आ गया, और गय में भी एस हो गया क्योंकि आगे संयोग आ गया, तो कम से कम पहला गण याद हो गया। और द्रुत विलंबित, द्रुत विलंबित में आप एक शब्द याद रख लो, नदी। नदी का मतलब हो गया न से नगण, और दी का मतलब द्रुत विलंबित। यहां पर भी चलो उसको भी छोड़ो, आप नदी भी आपको याद नहीं रहे तो इसी के ऊपर लगा लो, आई आई आई, 3 वर्ण के, तीनों के तीनों वर्ण स्टार्टिंग के लघु हों। आप नाम के अंदर ही लघु गुरु व्यवस्था लगा के चेक कर लो। इसमें याद रख लो आईएसआई मार्क का वंश, और बाकी भुजंग में लगा के देख लिया, द्रुत विलंबित में लगा के देख लिया, और यदि 3 के भी आगे चेक करना चाहो तो वही लगा के देख लो, आई एस, और आगे क्रम से चलता रहेगा। तो कम से कम ये 3 तो आप याद रख ले, अलग से कुछ याद नहीं करना पड़ा, केवल नाम को देखा। अब सुनो, 12 वर्ण वाले छंद में वंशस्थ देखो, और वंशस्थ का पहला उदाहरण देखो, वंशस्थ का श्लोक देखो, असंशयम। अब असंशयम पे लगा के देखो, असंशयम, पहले तो वर्णों को काउंट करो, ए स श यम, क्ष त्र प री ग्रह है क्ष मा, 12 वर्ण है, मतलब पता है कि 3 में से कोई एक होगा। अब इसमें चेक करो, ए के ऊपर क्या आया, आई, स के ऊपर एस, श के ऊपर आई, मतलब आईएसआई आ गया। इसका मतलब यहां पे छंद कौन सा है, वंशस्थ। एक दूसरी चीज और, आपको जब कभी श्लोक का प्रश्न आएगा तो पक्का है 4 पाद देगा।
आपको हो सकता है कि पहले पाद में कंफ्यूजन हो रहा हो कि मेरे को पता नहीं लघु आएगा गुरु आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरे पाद में चेक कर लो। दूसरा समझ में नहीं आया तीसरे में चेक कर लो, तीसरा समझ में नहीं आया चौथे में चेक कर लो, क्योंकि चारों के अंदर सेम चीज रहेगी ना, और ये चारों समझ में आ रहे हैं तो चारों में चेक कर लो, तो आपका क्लियर हो जाएगा कि आंसर कौन सा है। चारों पादों में स्टार्टिंग में आईएसआई आईएसआई आ रहा है, तो इसका मतलब वहां पे कौन सा छंद है, वंशस्थ। चलो ठीक है, दूसरा आइए, जैसे मान लो यहां पे द्रुत विलंबित को पहले दे रखा है, इसका लक्षण देख लो, अभिमुखे, पहला शब्द ले लेता हूं मैं केवल, अभिमुखे। अब देखो स्टार्टिंग के वर्णों को चेक कर लो, ए क्या है, लघु, भी क्या है, लघु, मुंह क्या है, लघु, तीनों लघु आ गए, इसका मतलब कौन सा है, द्रुत विलंबित है। चलो भुजंग प्रयात का भी देख लो, न तातो न माता, न तातो, आई एस एस। अभी स्टार्टिंग के केवल 3 को चेक किया आपने, स्टार्टिंग के केवल 3 वर्णों को चेक किया तो 12 वर्ण वाली जो पूरी प्रक्रिया है वो क्लियर हो जाती है। केवल स्टार्टिंग के 3 वर्णों को चेक किया, बस एक अलग याद रखना पड़ा, आईएसआई मार्ग का वंश, भुजंग में लगा के देख लिया, द्रुत विलंबित में लगा के देख लिया, तो जैसी प्रक्रिया हो गया, नाम के अनुसार ही यहां पे पूरा का पूरा कार्य हो रहा है। तो 12 वर्ण में आपको केवल 3 छंद याद रखने होंगे। लिखो कॉपी के अंदर, नेक्स्ट। जिस श्लोक के प्रत्येक पाद में, जिस श्लोक के प्रत्येक पाद में, जिस श्लोक के प्रत्येक पाद में 12 वर्ण होते हैं, जिस श्लोक के प्रत्येक पाद में 12 वर्ण होते हैं, 12 वर्ण होते हैं, वहां वंशस्थ, वहां वंशस्थ, वंशस्थ, द्रुत विलंबित, वंशस्थ द्रुत विलंबित, या भुजंग प्रयात, या भुजंग प्रयात छंद होगा। वंशस्थ द्रुत विलंबित या भुजंग प्रयात छंद होगा। मतलब 12 वर्ण वाले में 3 के अलावा चौथा नहीं है, और इन 3 को भी कैसे याद रखेंगे, सीधा सा तरीका है, भुजंग प्रयात और द्रुत विलंबित में तो वही लगा लेंगे स्टार्टिंग के 3 वर्ण जो कि शब्द में छिपे हुए हैं, और बाकी इसमें क्या याद रखना पड़ेगा, आईएसआई मार्ग का वंश। नीचे लिखो वंशस्थ, वंशस्थ, और वंशस्थ के सामने ब्रैकेट में कर लीजिएगा आईएसआई मार्ग का वंश, इसको याद रखने का ट्रिक है ये, आईएसआई मार्ग का वंश। मतलब वंशस्थ के अंदर स्टार्टिंग में आईएसआई से स्टार्ट आपको होगा। ठीक है, नंबर 2, इसमें भुजंग द्रुत विलंबित लिखो, द्रुत विलंबित, द्रुत विलंबित, द्रुत विलंबित, और द्रुत विलंबित के स्टार्टिंग के 3 के नीचे कर लो आई आई आई। आप में से कोई बता सकता है ध्रुव में लघु क्यों आया जबकि संयोग था, लेकिन ये संयोग कहां है, दै रे उ से पहले का, पहले का कोई काम का नहीं है। तो ध्रुव में भी आई, तय में भी आई, और वी में भी आई, तीनों के अंदर आई कर लीजिएगा। ठीक है, और ऐसे भुजंग प्रयात लिख लो, भुजंग प्रयात में भी ऐसे नंबरिंग कर लो आई एस एस, स्टार्टिंग के 3। मतलब स्टार्टिंग के 3 वर्णों को देख करके 12 वर्ण वाले छंदों को आपको पहचानना होगा कि वहां पे कौन सा छंद है। अब इसके लक्षण भी आपको सूक्तियों में काम आ सकते हैं। विशेष तौर पर एक वंशस्थ वाला लक्षण देख लो, वंशस्थ वाले लक्षण को कैसे, वंशस्थ का उदाहरण देखो क्या है, जतौ तु वंशस्थम मुदीरितम जरऊ, जतौ तु वंशस्थम उदीरितम जरऊ। देखो एक बार इसके ऊपर लघु गुरु व्यवस्था लगाओ सभी,
अब आपको लघु गुरु व्यवस्था आ चुकी है, आप क्रमशः साथ में लिखते रहेंगे। सुनो, मान लो ये वंशस्थ 12 वर्ण का है, चेक करो एक बार तो। आई एस आई, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 वर्ण का है। अब लगाओ आई एस आई, एस एस आई, आई एस आई, एस आई एस। चेक करो सब सही है क्या? आप भी सब लगाओ। अब 3 की ग्रुपिंग कर लो। आई एस आई, एस एस आई, आई एस आई, एस आई एस। अब देखो, आई एस आई जगन, एस एस आई तगन, आई एस आई जगन और एस आई एस रगन। तो वंशस्थ में क्या कहा? जतऊ। जतऊ कहने का मतलब क्या हुआ? जगन तगन जरऊ, जगन रगन। 4 गण होंगे, जगन तगन जगन रगन। इस रूप में 12 वर्ण होते हैं, तो वहां पे कौन सा छंद हो जाता है? वंशस्थ। अब इसका कोई भी उदाहरण होगा ना, उसके चारों के चारों पादों में यही सिस्टम रहेगा, आई एस आई, एस एस आई, आई एस आई, एस आई एस। अब सुनो, एक सूक्ति आपसे पूछी गई, हितम मनोहारी च, और डैश डैश दे करके क्या कह दिया? वचा है। यह सूक्ति पूछी गई। सुनो इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दिए हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? या तो वो कहां पर आएगा? 11 वर्ण का होगा तो 2 वर्ण वाला, और 12 का होगा तो 3 वर्ण वाला आंसर होगा। हमने 11 वर्ण वाले किसी भी लक्षण में चेक करें तो ये सेट नहीं होगा। इंद्र वज्रा में देख लो, चाहे उपेंद्र वज्रा में देख लो, क्योंकि वहां पर जो गण व्यवस्था है वो अलग है। यहां पे 12 वर्ण वाला छंद बैठता है। अब देखो, आई एस आई, एस एस आई, आई एस आई, और एस, और लास्ट में आई एस। आई एस तो दिए हुए हैं, इधर भी आई दिया हुआ था। इसका मतलब हमारे पास ऐसा ऑप्शन आंसर में होगा जिसमें एस आई एस हो। अब यहां पर हितम मनोहारी च, और आंसर आया था यहां पे दुर्लभम। अब दुर्लभम को चेक करो, दू के ऊपर एस, क्योंकि रे और ले का संयोग, ले के ऊपर आई और भय के ऊपर एस, एस आई एस। 4 में से केवल एक ऐसा था जिसके अंदर एस आई एस बैठ रहा हो। यह उसी प्रकार से है जैसे कि किसी गाड़ी से कोई बोल्ट गिर गया और एक अनाड़ी पंचर निकालने वाला व्यक्ति भी उस गाड़ी के अंदर अपने पास 4 ही बोल्ट है, 4 में से लगा लगा के देख लेगा, जो सेट हो गया वो उसको फाइनल कर देगा। ठीक उसी प्रकार से यहां पर फिक्स है इसी साइज का, एस आई एस साइज का ये बोल्ट फिट होगा यहां पर। तो यहां पर कोई भी ऑप्शन होगा एस आई एस के रूप में होगा। इसलिए लघु गुरु व्यवस्था और ये जो छंदों के लक्षण हैं वो आपके सूक्तियों में काम आ सकते हैं। पहला काम तो आप काउंटिंग के आधार पे करें, काउंटिंग के आधार पे पार नहीं पड़े तो फिर ये 2-3 लक्षण याद करके आप सूक्तियों से निपटारा कर सकते हैं, अपना बचाव का कार्य कर सकते हैं। तो 12 वर्ण वाले यदि कोई प्रश्न छंद का आया जब तो इजी हो जाएगा, या तो आईएसआई मार्क का वंश, या फिर द्रुत विलंबित पे लगा करके द्रुत विलंबित, भुजंग प्रियात पे लगा करके भुजंग प्रियात हो जाएगा। तो ये 12 वर्ण वाले कुल मिलाकर के 3 छंद हमारे पास हो जाते हैं। अब इसके बाद के जो छंद हैं, इसके बाद के छंदों में केवल आपको संख्यात्मक ज्ञान मात्र रखना होगा और बाकी कोई विशेष बात वहां पर नहीं होगी। चलो मैं एक बार वंशस्थ का जो प्रसंग है इसको फिर से मैं बता दूं। आपका जो श्लोक दे रखा है नीचे, श्लोक के ऊपर लघु गुरु व्यवस्था लगाओ, आप असंशयम पे श्लोक लगाओ, लघु गुरु व्यवस्था लगाओ। ए के ऊपर लगाइए आई, बोलना सभी को है, आई एस में से जो लगेगा ना वो, और लिखना उसी रूप में जब सब तरफ से एक जैसी आवाज आ रही हो। तो जैसे आई, आई ए के ऊपर आई, सम एस, श आई, यम एस, क्ष एस, लेकिन एस किसके कारण हुआ? त्रय के कारण। और त्रय आई,
पै आई, री एस, किसके कारण? ग्रह के कारण। और ग्रह आई, है एस, क्षय आई, मां एस। चेक करो एक बार, गण व्यवस्था इसी रूप में है क्या? ISI, SSI, ISI, SIS, सेम है। अब दूसरी पाद में लगाओ, यदार्यमस्याम अभिलाषी में मन है, य आई, दा एस, य आई, मैं आई, एस होगा। मैं यद्यपि लघु था लेकिन आगे सया का संयोग मिल गया ना, एस। मैं के ऊपर क्या हो गया? एस, या एस, मैं आई, भी आई, ला एस, शी आई, में एस, मैं आई, नह एस। चेक करो एक बार, सेम उसी रूप में तीन तीन का ग्रुपिंग करो। ISI, SSI, ISI, SIS, सेम है ना। दूसरे पाद में भी तीसरा चेक करो, से आई, ताम एस, ही आई, सन एस, दे एस, है आई, पै आई, दे एस, शु आई, व एस, तू आई, और शु। वैसे तो एस हो सकता है, क्यों हो सकता है? क्योंकि आगे पैरे का संयोग मिल गया ना, वैसे भी हो सकता था। और लास्ट में तो आवश्यकता में थी एस की हो, तो लघु को भी क्या कर सकते हैं? गुरु कर सकते हैं। तो तू शु के ऊपर क्या करेंगे? एस। अब चेक करो सेम है क्या? ISI, SSI, ISI, SIS, सही है ना। अब देखो कितना सोच समझ के लिखना होता होगा, एक वर्ण लघु गुरु भी आगे पीछे नहीं हो जाए। बाकी किसी काव्य में इतना नाप तोल के नहीं लिखा जाता, संस्कृत के प्रत्येक श्लोक में ये नियमावली चलेगी। एक सांचा बन गया ना, चारों पादों में सेम। लास्ट का पाद भी चेक करो, प्रमाण मंतक करना प्रवृत्तय है, प्र आई, क्योंकि प्र का संयोग पहले आ गया, काम का नहीं था। मा एस, ण आई, मैं एस, तह एस, क आई, र आई, ण एस हो गया। क्यों? प्र मिल गया ना आगे, इस वजह से। और प्र आई, प्र के ऊपर आई, ध्यान रखना, ये प्रवृत्तया में व्री है ना, व्री, व्री संयोग नहीं है। व्री में तो वह के अंदर री है, री तो क्या है? स्वर है। संयोग किसको कहते हैं? जब दो व्यंजन एक साथ आए, तो ये संयोग नहीं है, इसलिए प्र के ऊपर आई होगा। लेकिन व्री के ऊपर एस, क्योंकि आगे डबल तय मिल गया, और तय आई, और यह एस। चेक करो एक बार, सेम है क्या? ISI, ISI, SSI, ISI और SIS, सेम है। जो लक्षण में थे ना, चारों के चारों पादों के अंदर सेम सिस्टम रहा, एक भी वर्ण साइड में नहीं हो सकता। चलो, ये कौन सा हो गया? 12 वर्ण वाला वंशस्थ। ऐसे में द्रुत विलंबित का देखता हूं, आप लगाओ, द्रुत विलंबितम आह नभौ भरऊ, द्रुत विलंबितम आह नभौ भरऊ। चेक करो एक बार, लगाओ इसके ऊपर, आई आई आई, एस, लैक के ऊपर एस क्यों लगेगा बताओ? आगे मैं और बै का संयोग आ गया, और बी के ऊपर आई, तय आई, मा एस, है आई, न आई, भऊ एस, भय आई, रऊ एस। आई नगण, SII भगण, SII भगण, और SIS रगण। देखो लक्षण में क्या लिख रखा है? द्रुत विलंबितम आ है, वहां पे द्रुत विलंबित होना चाहिए, जहां पे नभऊ भरऊ, नगण भगण, भगण रगण। छंद को तो ढूंढना 12 वर्ण के हिसाब से करेंगे आप, लेकिन अब मान लो यहां की कोई पंक्ति आ जाए परीक्षा में, तो वहां पे कैसे काम होगा? इसी सीरियल से आपको वर्ण व्यवस्था रखनी होगी। चलो श्लोक पे लगाओ एक बार आप, अभिमुखे मई संरितम ईक्षितम, ए के ऊपर आई, भी आई, मु आई, खे एस, मैं आई, ये
आई, सम एस, ह्री आई, री छोटा है ना इसलिए आई, तय आई, मी एस, क्षी आई, क्षी में आई होगा, कैसे का संयोग तो पहले है, किसी काम का नहीं है, तो जो क्षी में ई है ना छोटा है तो आई रहेगा, तम एस, चेक करो सारे के सारे, तीन तीन की ग्रुपिंग करो, आई आई आई, एस आई आई, एस आई आई और एस आई एस, सेम है ना, जो लक्षण में था वही आ गया, अब आ गया वो, हसितम अन्य निमित्त कृतोदयम, है आई, सी आई, त आई, मैं एस, यह आई, नी आई, लेकिन मी एस, मी के ऊपर एस क्यों आया, क्योंकि आगे डबल ते आ गया ना इस वजह से, और तय आई, क्री आई, तो एस, द आई, और यम लास्ट में तो क्या कर दोगे, आवश्यक तो एस कर देंगे, एस, चेक करो, वो तीन तीन की ग्रुपिंग करो, आई आई आई, एस आई आई, एस आई आई, एस आई एस, सहम है। अब आगे देखो, न विनय वारित वृत्तिरतस्तया, वी आई, न आई, य आई, वा एस, री आई, त आई, व्री एस, ती आई, र आई, त एस, और त आई, या एस, चेक करो सेम है क्या, ऊपर से तीन तीन की ग्रुपिंग करो। अब आप सोचो कितना लॉजिक लगाना पड़ता होगा, एक भी वर्ण संधि भी करनी है, समास भी करने हैं, अशुद्ध भी नहीं लिखने हैं, और तोल तोल के भी लिखना है, कहीं पर लघु की जगह गुरु, गुरु की जगह लघु नहीं हो जाए, कितना सोच समझ के श्लोक लिखा गया होगा। दुनिया का ऐसा कोई भी काव्य शास्त्र नहीं है जिसमें एक एक वर्ण को नापना तोल तोल करके लिखा जावे। बाकी तो बस हिंदी इंग्लिश में तो क्या होता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, और यू आर फार, स्टार और फार, तुकांतता बन गई कविता। और हिंदी में भी यही होता है, मनुहारी बलिहारी, अंत में आरी, इधर भी जारी, तो बन गई कविता। लेकिन संस्कृत में आपको एक एक वर्ण को सोच समझ करके, एक एक शब्द को मतलब आपको इस तरह से व्यवस्थित करना होता है कि एक भी वर्ण लघु की जगह गुरु, गुरु की जगह लघु संभव नहीं है। चलो बनाओ, न विवृतों वाला भी कर लो, न आई, वी आई, व्री आई, तो एस, मैं आई, द आई, नो एस, न आई, च आई, सम एस, व्री आई, और तह एस। कुछ लोग तो बोर्ड की तरफ देख के बोल रहे हैं, आना तो इन्हीं को है, इसी सीरियल से बोल लेते हैं। चेक कर लो, तीन तीन का ग्रुप बना लीजिएगा एक बार, तीन तीन का ग्रुप बना लो, वो सेम है क्या पैटर्न, आई आई आई, एस आई आई, एस आई आई, एस आई एस। इस प्रकार से आपने देखा चारों पादों में सेम रहा। एक भी चीज आपको थोड़ा सा एक अलर्ट रहे, हो सकता है कि किसी परीक्षा के अंदर संस्कृत की टाइपिंग में कभी कभार एरर हो जाता है, हो सकता है कि एक पाद में कोई एक वर्ण ज्यादा दे दे या अशुद्ध दे दे, तो आपको यदि कंफ्यूजन हो कि ये तो एक वर्ण ज्यादा आ रहा है, तो आप दूसरे पाद को चेक कर लो। मतलब कोई गलती भी होगी तो किसी एक पाद में हो सकती है, बाकी तीन पाद तो सेम होंगे। कई बार एग्जाम के अंदर चंद्रोज्ज्वला में तय एक्स्ट्रा दे दिया था, अब उसके आधार पे कोई छंद नहीं बैठ रहा था, लेकिन बाकी तीन पादों में तो छंद बैठ रहा था। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें, यदि आप एक पाद में वर्णों की काउंटिंग कर रहे हैं तो चारों में काउंट करके देख लें। हो सकता है किसी एक पाद में गड़बड़ी हो रही हो, टाइपिंग एरर हो रहा हो, तो उसके दृष्टिकोण से आपका प्रश्न गलत नहीं हो तो वहां पे काउंटिंग करें। मैं 12 वर्ण वाला एक छंद ले रहा हूं, भुजंग प्रियात। भुजंग प्रियात में क्या है, भुजंग प्रियातम चतुर्भिर यकारैहि, चारों के चारों यगण होंगे, भुजंग प्रियातम चतुर्भिर यकारैहि। सांप की गति एक जैसी होती है ना, उसी रूप में देखो लगाओ, भू आई, जय एस और ग एस। बताओ क्यों, प्र मिल गया ना आगे, पैरे का संयोग, और प्र आई, या एस, तम एस,
च आई तू एस, बताओ एस क्यों हुआ? रे और भय मिल गया ना, चतुर्भी क्या बन जाएगा? चतुर्भी, रे और भय का संयोग, और भी एस किस कारण से? रे और यह का संयोग, और यह आई का एस, रई एस। देखो सांप एक जैसा चलता है ना, आई एस एस आई एस एस आई एस एस आई एस एस। चतुर्भी यकारई, चारों के चारों क्या हो? यगण। आई एस एस क्या है? यगण। य चारों के चारों इसी रूप में होंगे। लगा के देखो आप, इसके प्रत्येक पाद में 12 वर्ण होते हैं और वो क्या होंगे? चारों गण यगण होंगे। न तातो न माता न बंधुर न दाता, न आई ता एस तो एस, न आई मा एस ता एस, न आई ब एस, क्यों हुआ? न और ध के कारण, और धू एस किसके कारण से? र और न के कारण, और न आई दा एस ता एस। चेक करो सारे, आई एस एस आई एस एस आई एस एस आई एस एस। नेक्स्ट सेम है ना, न आई और पू एस, बताओ क्यों? आगे त्रय मिल गया ना, इस वजह से पू के ऊपर एस, त्रो एस, न आई पू एस, त्रि एस, न आई ब्री एस, यो एस, न आई भ आई एस। भ के ऊपर एस क्यों हुआ? रे और तय का संयोग हो गया, और ता एस। चेक करो, आई एस एस आई एस एस आई एस एस आई एस एस, मतलब एक भी वर्ण चेंज नहीं हो सकता। आगे आओ, न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममेव, न आई जा एस या एस, न आई वी के ऊपर एस होगा, क्यों होगा? क्योंकि आगे द और य का संयोग है, और दिया एस, न आई व्री एस क्योंकि आगे डबल त है, और ती एस क्योंकि आगे र और मैं का संयोग है, और मैं आई मई एस, और वह होता तो लघु, लेकिन लघु को आवश्यकता में किसकी है? गुरु की, तो आई को गोला करके एस कर लेंगे। ठीक है, अब बताओ क्या रूप बनेगा? आई एस एस आई एस एस आई एस एस आई एस एस। और गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी, लगाइए, ग आई ती एस त्वम एस, ग आई ती एस वम एस, व आई में एस का एस, भ आई वा एस, और नी लिख तो आई रखा लेकिन आवश्यकता से क्या कर लेंगे? गुरु। क्या रूप बन जाएगा? सब में सेम है क्या? तो मैं आपको सलाह दूंगा, जो 11 वर्ण वाले दोनों छंद और 12 वर्ण वाले तीनों छंद, ये कम से कम 5 लक्षण आप याद कर लें। छंद में तो आपको सामान्य प्रक्रिया से पता लग जाएगा कि छंद कौन सा है, लेकिन सुक्ति में यदि आपको कोई अनपढ़ी सुक्ति आ गई, कोई भी जो आपने कभी पढ़ी नहीं थी, उस सुक्ति के प्रसंग में ये लॉजिक काम आ सकता है। आपको एग्जाम में उस प्रश्न को छोड़ने से या तुक्का लगाने से बेहतर होगा ये 5 लक्षण, बाकी किसी लक्षण को रटने की आवश्यकता नहीं है। और छंद के दृष्टिकोण से तो एक भी लक्षण याद करने की जरूरत नहीं है। छंद का प्रश्न तो 11 वर्ण वाले 3 हो गए, 12 वर्ण वाले 3 हो गए, ISI मार्क का वंश, द्रुत विलंबित में 3 लगा लो, भुजंग प्रियात में स्टार्टिंग के 3, नाम के ऊपर ही वो 3 लगा लीजिएगा, और उससे आपका पूरा का पूरा काम हो जाएगा। लेकिन छंद के यहां पर सुक्ति के दृष्टिकोण से कौन कौन से लक्षण आ गए बताओ? इंद्र वज्रा स्टार डाल लो, जो आपको याद कर लेने चाहिए। इंद्र वज्रा के लक्षण पे स्टार डाल लो। इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा 11 वाले दोनों, उपजाति में कोई विशेष बात नहीं, दोनों का मिक्स है तो सेम प्रोसेसिंग चलेगी। और 12 वाले तीनों, वंशस्थ, द्रुत विलंबित और भुजंग प्रियात, ये 5 लक्षण याद कर लेना, आपका सुक्तियों में काफी कुछ महत्वपूर्ण इनका योगदान रहता है। क्लियर? 8 वर्ण वाला अनुष्टुप हुआ, 11 वर्ण वाले 3 हो गए,
12 वर्ण वाले 3 हो गए। अब सुनो, 14 वर्ण वाला एकमात्र छंद है वसंत तिलका, आपको सीधे तौर पर याद रखना है। 15 वर्ण वाला एकमात्र छंद है मालिनी, सीधे तौर पर याद रखना है। देखो इधर, 14 वसंत 15 माली, 14 वसंत तिलका 15 मालिनी। छंद मतलब जिसमें 14 वर्ण आगे एक पाद के अंदर, वहां पे वसंत तिलका, और जिसमें 15 वर्ण होंगे वहां पर मालिनी। 17 वर्ण वाले 2 छंद हैं, एक तो देखो शिखरिणी और एक है मंदाक्रांता। देखो इधर, आप कैसे पहचानेंगे? शिखरिणी में शी कौन सा है? लघु। और मंदाक्रांता में मैं कौन सा है? गुरु। 17 वर्ण वाला कोई छंद परीक्षा में आए और पहला पहला वर्ण लघु है तो शिखरिणी होगा, नाम से पता लग रहा है। और मंदाक्रांता यदि पहला पहला वर्ण गुरु है तो कौन सा हो जाएगा? मंदाक्रांता। और 19 वर्ण वाला एकमात्र छंद है शार्दूल विक्रीडितम, और 21 वर्ण का एकमात्र छंद है स्रग्धरा। देखो, ये पांचों चीज आपको याद रखनी होंगी। यदि कोई बड़ा श्लोक आता है ना, तो वहां पर जैसे कई बार आपके एग्जाम में शार्दूल विक्रीडित का पूछा गया है, उसमें 19 वर्ण थे, लेकिन आप उसको चेक करना, पहले पाद में तो 20 दिए हुए थे, दूसरे तीसरे और चौथे में 19 थे। पहले वाले पाद में वो जो चंद्रोज्ज्वला शुद्ध था, आना तो ये चाहिए था चंद्रोज्ज्वला, टाइपिंग एरर हो गई, बीच में एक तय और जुड़ गया, तो पहले वालों को काउंट करेंगे तो 20 दिख रहे थे, जबकि तीनों में क्या थे? 19। वैसे वो प्रश्न डिलीट होना चाहिए था, क्योंकि वर्ण बढ़ते तो छंद भंग हो जाता है, लेकिन बाकी 3 में तो 19 थे। तो आप जब भी कोई छंद का प्रश्न सोल्व करो, चारों पादों में वर्णों की काउंटिंग कर लेना। तो यहां पर 14 वर्ण वाला वसंत तिलका, 15 वाला मालिनी, लेकिन 17 वाले में पहला लघु होगा तो शिखरिणी, और पहला गुरु होगा तो मंदाक्रांता। और 19 वर्ण वाला शार्दूल विक्रीडित, और 21 वर्ण वाला स्रग्धरा। नंबर नेक्स्ट लिखो कॉपी के अंदर। श्लोक के प्रत्येक पाद में, श्लोक के प्रत्येक पाद में 14 वर्ण होने पर, श्लोक के प्रत्येक पाद में 14 वर्ण होने पर वसंत तिलका तथा 15 वर्ण होने पर मालिनी छंद होगा। मालिनी छंद होगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ? आपको 14 और 15 क्रमशः वसंत तिलका और मालिनी छंद आपको रखना याद होगा, एक सीधे तौर पर, लॉजिकल तौर पर। और बाकी आपको लघु गुरु व्यवस्था में जाने की आवश्यकता नहीं है वहां पर, तो ठीक है, सीधे तौर पर। ये तो कहीं सुक्ति में भी काम नहीं आएंगे आपके, इसलिए लक्षण तो केवल आपको 5 याद करने हैं। नंबर नेक्स्ट, श्लोक में 17 वर्ण होने पर, श्लोक में 17 वर्ण होने पर, श्लोक में 17 वर्ण होने पर शिखरिणी या मंदाक्रांता छंद, शिखरिणी या मंदाक्रांता छंद, शिखरिणी या मंदाक्रांता छंद होगा। शिखरिणी या मंदाक्रांता छंद होगा यदि चारों पादों में प्रथम वर्ण, यदि चारों पादों में प्रथम वर्ण, यदि चारों पादों में प्रथम वर्ण लघु है, चारों पादों में प्रथम वर्ण लघु है, तो शिखरिणी छंद होगा, तो शिखरिणी छंद होगा। ठीक है, यदि चारों पादों में पहला वर्ण क्या है? लघु है,
तो क्या हो जाएगा, शिखरणी छंद होगा। तथा यदि चारों पादों में, तथा यदि चारों पादों में प्रथम वर्ण गुरु हो, प्रथम वर्ण गुरु हो, तो मंदाक्रांता छंद होगा, तो वहां मंदाक्रांता छंद होगा, तो वहां मंदाक्रांता छंद होगा। मतलब 17 वर्ण में दो ही हो सकते हैं, शिखरणी और मंदाक्रांता। ऐसा कैसे लिख लो एक बार, एक तरफ शिखरणी लिख लो, एक तरफ मंदाक्रांता लिख लो। शिखरणी में शी के नीचे आई का चिन्ह लगा लो, और मंदाक्रांता में मैं के नीचे एस का चिन्ह लगा लो। उसे क्लियर रहेगा, नाम से क्लियर हो जाएगा। शिखरणी में शी पहला लघु है तो लघु हो जाएगा, मंदाक्रांता में मैं गुरु है तो हमेशा गुरु देखना होगा। पहला पहला वर्ण चेक करना है। 17 वर्ण में दो ही आंसर हो सकते हैं, शिखरणी और मंदाक्रांता। पहला सब में लघु है तो शिखरणी, और सब में पहला गुरु है तो मंदाक्रांता। ठीक है, क्लियर। और लास्ट का पॉइंट डाल लीजिएगा, श्लोक के प्रत्येक पाद में, लास्ट का नोट डाल लो, श्लोक के प्रत्येक पाद में, श्लोक के प्रत्येक पाद में 19 वर्ण होने पर, 19 वर्ण होने पर शार्दूल विक्रीडित, शार्दूल विक्रीडित, शार्दूल विक्रीडित छंद होगा, छंद होगा। तथा श्लोक के प्रत्येक पाद में, श्लोक के प्रत्येक पाद में 21 वर्ण होने पर, 21 वर्ण होने पर स्रग्ध्रा छंद होगा, स्रग्ध्रा छंद होगा, स्रग्ध्रा छंद होगा। स्रग्ध्रा, स्त्रग्ध्रा नहीं है, स में रह की मात्रा है, स्रग्ध्रा। अब देखो, आपका जो श्लोक आएगा, श्लोक में पक्का है एक प्रश्न छंद का पूछेगा। अब आपके दृष्टिकोण से मैंने पहले क्या बताया, जब वर्णों की संख्या असमान दिखे तो पक्का है कौन सा छंद होगा, आर्या। प्रत्येक पाद में यदि 8 वर्ण हो तो अनुष्टुप, 11 वर्ण वाले हो तो 3 हो सकते हैं, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति। इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा पे लगा के देख लो, पहला यदि गुरु हो तो इंद्र वज्रा, पहला यदि लघु हो तो उपेंद्र वज्रा, और दोनों का मिश्रण हो जाए तो उपजाति। 3 11 वाले हो गए, 3 ही 12 वाले। ISI मार्क का वंश, ISI से याद रखे, भुजंग प्रियात पे लगा के स्टार्टिंग के 3 देख लो तो भुजंग प्रियात, द्रुत विलंबित पे 3 लगा के देख लो तो द्रुत विलंबित। 12 वर्ण वाले 3 हो गए। 14 वर्ण वाला वसंत तिलका, 15 वर्ण वाला मालिनी, और 17 वर्ण वाले छंदों के अंदर 2 छंद आ गए, एक तो शिखरिणी और एक मंदाक्रांता। उसमें भी पहला पहला वर्ण लघु है तो शिखरिणी, और पहला पहला वर्ण यदि गुरु है तो मंदाक्रांता। 19 वर्ण वाले छंदों में शार्दूल विक्रीडित और 21 वर्ण वालों में स्रग्ध्रा। तो ये 4-5 लाइनें यदि आप याद रख लेंगे तो छंद का प्रश्न तो क्लियर। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, आपकी परीक्षा में जो सुक्ति का टॉपिक आता है, सुक्ति के टॉपिक के अंदर जो ये लघु गुरु व्यवस्था या जो छंद व्यवस्था है, इस छंद व्यवस्था के माध्यम से आप सुक्ति का जो बीच में हटाया हुआ पद है उसको पहचान सकते हैं, किस प्रकार से काउंटिंग के माध्यम से। और कम से कम आप 5 लक्षण याद कर लें, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, वंशस्थ, द्रुत विलंबित और भुजंग प्रियात। इन 5 लक्षणों के माध्यम से आपकी जो सुक्तियों का पार्ट है वो भी संपूर्ण हो सकता है। तो आज की इस कक्षा के माध्यम से हमने छंद वाला प्रश्न और सुक्ति के प्रसंग में जो रिक्त स्थान पूर्ति का प्रसंग आता है उनको लेकर के विषयों की चर्चा की है। धन्यवाद।